हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। तो आज थ्योरीज ऑफ एजिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग हमारे अंदर एजिंग प्रोसेस क्यों होता है, हम लोग एज क्यों करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। मतलब पहले कोई और थ्योरी थी, फिर बाद में कुछ और थ्योरी आई, तो ऐसे कुछ फिक्स्ड हुआ नहीं रीज़न कि किस वजह से हम एजिंग हमारी होती है, क्यों हमारी एज बढ़ती रहती है, क्यों हम हमेशा यंग नहीं रहते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि हमारी एज इस तरीके से बढ़ती है और धीरे धीरे हमारी हेल्थ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो उसी को लेके कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी सेलुलर क्लॉक थ्योरी। सेलुलर क्लॉक थ्योरी ये कह रही है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना बॉडी में, वो जैसे अपने आप रिपेयर होते रहते हैं। यंग एज में क्या होता है कि जो भी सेल जो डैमेज होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं और फिर वापस से वो दोबारा डैमेज होते हैं, यूज़ हो जाते हैं, जैसे यूज़ होते हैं फिर रिपेयर हो जाते हैं, इस तरीके से। तो ये एक सेलुलर क्लॉक कह रहा है कि हर सेल की ना एक क्लॉक होती है, एक टाइम के बाद वो रिपेयर होना बंद कर देता है। एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, उसके बाद वो जो डैमेज हो गया है सेल वो रिपेयर नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब तक उसके आगे नहीं होगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है सेलुलर क्लॉक थ्योरी। सेल्स आर लिमिटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन रिप्रोड्यूस और रिपेयर डैमेज। मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है जिसमें कोई भी सेल अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकता है और रिपेयर कर सकता है अपने आप को। ठीक है। और वो कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे डीएनए में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं टेलोमेरेज या टेलोमेरीज आप बोल सकते हो। वो जो स्ट्रक्चर होता है टेलोमेरीज, वो जैसे जैसे हम छोटे एक्चुअली जैसे जैसे हम एज हमारी बड़ी होती है ना, वो छोटे होते जाते हैं। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ। उसका काम क्या होता है टेलोमेरीज का? वो सेल को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी नए नए सेल बनते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन का काम टेलोमेरीज करता है, सेल को रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो टेलोमेरीज छोटा होता जाता है, तो वो सेल को रिप्रोड्यूस करना बंद कर देता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये टेलोमेरीज है। ये यंग डीएनए है। यंग डीएनए मतलब किसी यंग पर्सन का डीएनए है, उसमें टेलोमेरीज जो डार्क डार्क आपको लिख रहा है यहाँ पे, डार्क पिंक कलर का, ये ज़्यादा है टेलोमेरीज। और जो एक ओल्ड एज का पर्सन है उसके अंदर टेलोमेरीज देखो कितना कम है। तो इसका लेवल कितना कम हो गया है। तो ये वाला डीएनए बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये वाला डीएनए ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि धीरे धीरे इसका टेलोमेरीज कम हो गया है। तो यही वो कह रहे हैं उस थ्योरी में। बोल रहे हैं कि जो ओल्ड डीएनए जैसे हो जाता है धीरे धीरे, तो उसके अंदर वो टेलोमेरीज कम हो जाता है। तो वो क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके एंड में जो टेलोमेरीज है वो धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके सेल रिप्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं। When telomeres are too short, cells cannot reproduce and damage accumulates। तो फिर जब दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होंगे नए सेल और पुराने सेल डैमेज ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो उसका इफेक्ट कैसे नजर आएगा? वो हमारी एजिंग में उस तरह नजर आता है। तो इस तरीके से ये सेलुलर क्लॉक थ्योरी, जैसे इन्होंने बोला जैसे वारंटी कार्ड नहीं होता कि उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कार्ड इनवैलिड हो जाता है, वैसे ही ये है कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में सेल रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, इसलिए हम बुढ़े हो जाते हैं। फिर एक दूसरी थ्योरी आई थी जिसको इन्होंने नाम दिया वियर एंड टीयर थ्योरी। वियर एंड टीयर थ्योरी कह रही है कि जब ऐसी चीज़ें होती है जैसे स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, या हमारी बॉडी पे बहुत फिजिकल एक्सर्शन होती है, हम बहुत काम करते हैं, तो बॉडी में डैमेजेस होते हैं वियर एंड टीयर की वजह से। वियर एंड टीयर मतलब यूज़ होते होते जो चीज़ खराब हो रही है ज़्यादा यूज़ होने की वजह से। तो वो बॉडी ऑर्गन्स वो अपने रिपीटेडली वियर टीयर होते रहते हैं, वापस से वो रिपेयर होते हैं, फिर दोबारा डैमेज होते हैं, फिर रिपेयर होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतने ज़्यादा यूज़ हो गए होते हैं कि वो दोबारा से रिपेयर हो ही नहीं पाते हैं। तो डैमेज टिश्यूज एक्यूमुलेट एंड प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ एजिंग। तो वो जब वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे हमारी एजिंग दिखना शुरू हो जाती है। जैसे कोलेजन इन्होंने बोला है। कोलेजन जो होता है वो एक ऐसा टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू है हमारी स्किन के अंदर, जो हमारी स्किन को स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज के हो जाते हैं ये वियर आउट हो जाता है, फिर हमारी स्किन वो नहीं रहती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेची नहीं रहती है, तो रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं स्किन में। तो ये वियर एंड टीयर थ्योरी है। फिर एक लेटेस्ट थ्योरी आई है फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी कहती है हमारी बॉडी में ना एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, वो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत खराब होता है हमारे लिए।
क्योंकि उस मॉलिक्यूल में एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो वो अनस्टेबल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब वो अपने हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल है ना उसके आसपास अपने आप को ऐसे लपेट लेता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगता है, क्योंकि नेगेटिव है तो खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है तो वो अंदर से, सेल के अंदर से और इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल सेल है वो डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स की वजह से एजिंग होती है। तो ये तीसरी थ्योरी है जो आजकल लेटेस्ट मानी जा रही है कि फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी में। तो ये 3 थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि हम लोग की एज क्यों बढ़ती है, मतलब हमारे अंदर एजिंग का इफेक्ट क्यों आता है, हमारी बॉडी डिक्लाइन क्यों होना शुरू हो जाती है। फिर आगे एक एक्टिविटी थ्योरी है। एक्टिविटी थ्योरी एजिंग से रिलेटेड नहीं है, बस ये एक्टिविटी थ्योरी ये कह रही है कि अगर जो लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं ना ओल्ड एज में भी, वो अपनी एजिंग को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपनी एजिंग के साथ एडजस्ट करना आ जाता है। जो लोग उसके बाद भी एक्टिव रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं एक्टिव होने का, जैसे हॉस्पिटल में वॉलंटियर करके, स्कूलों में पढ़ा के, ट्यूशन दे के, मतलब अपने आप को अब कहीं ना कहीं एक्टिवली इन्वॉल्व अगर वो रखते हैं तो वो अपनी एजिंग को पॉजिटिवली लेते हैं, उनको इतना बुरा नहीं लगता एज होने का, बुढ़े होने का। लेकिन जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जो लोग खाली हो जाते हैं, एकदम से अलोन हो जाते हैं, लोनलीनेस आ जाती है, काम करना छोड़ देते हैं, फिर उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अपनी एजिंग को लेके, क्योंकि एक तो वैसे ही डिक्लाइन हो रहा होता है हेल्थ, ऊपर से उन लोगों ने सब चीज़ छोड़ दी होती है, कहीं जाना आना छोड़ दिया होता है, तो वो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो अगर एजिंग, क्योंकि देखो एजिंग ऐसी चीज़ है जिससे कोई बच नहीं सकता, एजिंग तो सबके साथ होना ही है, तो उसको पॉजिटिवली लेने का तरीका है कि अपने आप को बिजी रखो उन चीज़ों में जो आप पहले भी करते थे, थोड़ा अलग तरीके से करो बस। उसके बाद आता है एजिंग के बाद ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है डेथ। अब डेथ और डाइंग को लेके ना सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेथ को हम किस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरी दी है एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने कि इसके कुछ वो होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले एंगर स्टेज आता है, सॉरी एंगर नहीं, पहले आएगा डिनायल, कि हम पहले तो ये चीज़ मानते ही नहीं है कि हमारी डेथ होने वाली है। मान लो कोई हॉस्पिटल में बीमार है, वो ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि आप ज़्यादा दिन नहीं रहो, या जो भी उसको है, वो मतलब उसको लग रहा है कि वो जल्दी उसकी डेथ होने वाली है, तो वो रिफ्यूज़ करेगा, वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा डॉक्टर को आपने गलत डायग्नोज किया है, आपने गलत वो करा है। तो पहले डिनायल स्टेज होती है। फिर एंगर स्टेज आती है, उसको जब पता लगता है कि वो एक्चुअली में ऐसा होने वाला है तो उसको गुस्सा आता है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, हेल्पलेसनेस फील होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद बार्गेनिंग स्टेज आती है। बार्गेनिंग मतलब वो बार्गेनिंग करता है, डील करने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह डॉक्टर को साथ डील कर लूँ कि मुझे बचा ले किसी भी तरीके से, या गॉड के साथ डील करने की कोशिश करता है कि अभी आप थोड़े साल और मुझे रहने दो। फिर डिप्रेशन स्टेज आ जाती है, जब ये पता चलता है कि कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो डिप्रेशन आ जाता है, खासकर उन लोगों के साथ जो स्टैग्नेशन स्टेज पे होते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एक्सेप्टेंस हो जाती है, मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, जो चीज़ इनएविटेबल है जिससे आप बच नहीं सकते, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बट इनकी थ्योरी जो है ना, वो बहुत लोगों ने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप की थ्योरी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा अलग अलग स्टेजेस से निकले। जब डेथ आनी होती है तो किसी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो इतने सारे स्टेजेस क्रॉस कर पाए। सडनली डेथ आ जाती है बहुतों की, तो जिसकी भी आती है पता भी नहीं चलता, और अगर बीमार है तो भी डेथ आने का एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता होता। तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है ये स्टेजेस सबके अंदर आए, कोई कोई डिनाइल में ही रह जाते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है। कुछ लोग पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी डेथ को, जैसे जो लोग ईगो इंटीग्रिटी अचीव कर चुके होते हैं वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस थ्योरी को इतना ज़्यादा रियलिस्टिकली नहीं देखा जाता है। प्लस एक ये भी है कि कल्चरल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से डेथ को देखा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम कल्चरल फैक्टर्स पे जाने से पहले देख लेते हैं इनकी समरी जो है। तो वो 3 थ्योरीज है जो हमने पढ़ी। एक्टिविटी थ्योरी है जो बोल रही है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए ताकि आपको एज का इफेक्ट इतना ज़्यादा नेगेटिवली ना फील हो। प्लस ये जो स्टेजेस है जो अभी हमने देखी कि डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस,
इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी क्विज के ऊपर। अब कल्चर से रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि जैसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीका होता है डेथ को रिसीव करने का। अब वेस्टर्नर्स जो होते हैं, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्री में जो लोग रहते हैं, वो देखते हैं या तो पर्सन इधर डेड है या अलाइव है। मतलब उनके लिए कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में अपनी लास्ट स्टेज पे है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो जिंदा है। लेकिन इंडियन कल्चर्स में क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे मरने वाला है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतने सैड हो जाते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि बस मतलब ऑलरेडी हम उसको इतना ज़्यादा वो मोन करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए सैड हो जाते हैं कि वो जैसे अब जिंदा ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। तो मतलब ये एक फ़र्क है कि वेस्टर्नर्स के लिए कोई ज़िंदा है तो ज़िंदा है, मर गया तो मर गया। लेकिन अगर यहाँ के लिए देखा जाए तो कोई अगर मरने वाला भी है और उससे पहले वो बहुत बुरी हालत में है हॉस्पिटल में, तो भी हम पहले ही उसको डेड मान के हम लोग बहुत ज़्यादा सैड होना शुरू हो जाते हैं कि अब ये नहीं बचेगा, इस तरीके से। प्लस रिचुअल्स अलग अलग हैं सबकी डेथ को लेके कि डेथ के बाद, डेथ होने के बाद किस तरीके से हम उसको वहाँ से कैसे भेजा जाता है, आगे क्या किया जाता है। जैसे हिंदू फैमिलीज़ में इंडिया में देखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो सब लोग आते हैं, सब लोग वहाँ उसको देखने आते हैं, विजिटर्स आते हैं और आना जाना लगा रहता है विजिटर्स का वहाँ पे। फिर अगर खाना बन भी रहा है लोगों के लिए तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनता है और उसको बॉडी को नहलाया जाता है, वॉश किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसको उस दिन तक के लिए रखा जाता है जिस दिन आपने उसका वो करना है आगे फ्यूनरल। वहाँ पे जो लोग सोते हैं रात को, थोड़े से एजिड लोग होते हैं जिनको वहाँ पे रोका जाता है, फिर उसको ले जाते हैं बॉडी को जहाँ पे उन्होंने बरियल या फ्यूनरल जो करना होता है। बाद में उसके बाद मतलब उसकी जो एशेज होती हैं उसको गंगा में या होली रिवर में किसी में डालते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक रिचुअल है प्रॉपर, जिसमें कई बार हफ्ते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। तो इस तरीके से डेथ के बाद हम एक पूरा परफॉर्म करके रिचुअल सा किसी को भेजते हैं। जब हम हिंदू जो इंडियन उसमें है फैमिली में, हम ये मानते हैं कि जो डेड पर्सन है उसकी सोल है जो वो दोबारा री इनकारनेट होगी, दोबारा किसी और फॉर्म में जन्म लेगी। हायर लेवल में तब लेगी अगर उसने इस लाइफ में अच्छे काम किए हैं तो वो हायर लेवल में जा सकता है, अगर बुरे काम किए हैं तो लोअर लेवल में जन्म ले सकता है। तो इस तरीके से हमारा मानना है। फिर एक और कल्चर ने इन्होंने डिस्कस किया कि नॉर्दर्न शायन कल्चर है, नेटिव अमेरिका का ट्राइब है। वहाँ पे वो सोचते हैं कि जो है डेथ है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रीबर्थ में वो भी मानते हैं, उनका भी सेम चीज़ मानना है इंडियंस की तरह है कि रीबर्थ होता है, वो री इनकारनेशन होता है। और उनको ये लगता है कि जो छोटे इन्फेंट हैं, जो छोटे बेबीज़ हैं, उनके अंदर उनके जो एंसेस्टर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है उन्हीं की स्पिरिट है। तो वो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज है स्पिरिट से, क्योंकि उनके अंदर उन्हीं लोगों की स्पिरिट है जिनकी डेथ हुई है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वो स्पिरिट उसमें से निकल जाती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, मेंटल एक्टिविटी में चेंजेस आने लग जाते हैं। फिर जब इनके में ये भी लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस एंड फाइनल ब्रीदिंग, डेथ कैसे होती है, जैसे पहले लॉस ऑफ सेंसेस होते हैं, फिर कॉन्शियसनेस की लॉस होता है, फिर फाइनली ब्रीदिंग बंद हो जाती है। और सम शाइन बिलीव दैट बोन्स कैन ऑल्सो बिकम अलाइव अगेन। तो ये लोग ये भी मानते हैं कि अगर बोन्स है तो वो भी दोबारा जिंदा हो सकती हैं। तो ये इनके अपने अपने कल्चर के बिलीव्स हैं। फिर एक नवाहो कल्चर है, नवाहो कल्चर है, पर्सन हु हैज डाइड इज बिलीव टू बी इन द अंडरवर्ल्ड। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो मर गया है वो अंडरवर्ल्ड मतलब नीचे, जैसे हम बोलते हैं ना पाताल, उसमें है। तो अंडरवर्ल्ड में है तो वो दोबारा ऊपर आ सकता है। ये लोग थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा डरावने तरीके से देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है किसी की डेथ भी हो जाए तो सब लोगों को जाने नहीं देते हैं, उसमें दूर रखते हैं, सबको देखने नहीं देते हैं। सिर्फ 4 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 2 लोग वो होते हैं जो बॉडी को उठा के लेके जाते हैं और 2 वो होते हैं जो उसके बरियल के लिए वहाँ पे वो करते हैं, जो तैयारी करते हैं बरियल की। तो सबको टच करने नहीं दिया जाता है, सबको जाने नहीं दिया जाता है वहाँ पे। जिस घर में पर्सन की डेथ होती है उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वहाँ पे किसी को रहने नहीं देते। तो ये लोग थोड़ा उसको थोड़ा सा हॉरर तरीके से देखते हैं कि भाई जो स्पिरिट है वो वापस आ सकती है, परेशान कर सकती है, इस टाइप से। जैसे हमारे इंडियन हिंदू कल्चर में तो हम बहुत इज्जत से हर पर्सन को डेथ होने के बाद भी इज्जत से हम उसको वो करते हैं। यहाँ इस कल्चर में थोड़ा सा उसको नेगेटिवली देखा जाता है, थोड़ा सा डर की तरह देखा जाता है। तो ऐसे तो ये अलग अलग कल्चर के अपने अपने तरीके हैं डेथ को रिसीव करने के।
तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो क्विज दिया हुआ था। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया वैसे। तो क्विज में क्या लिखा है कि एरिक्सन का जो लास्ट क्राइसिस है, जब लोग अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो कौन सा है? तो लाइफ रिव्यू, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ब्लेम, लुकिंग बैक ऑन द लाइफ, एनालिसिस ऑफ वन पेरेंट्स लाइफ, राइटिंग। तो ये वाला है ना, लुकिंग बैक ऑन द लाइफ, अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखते हैं लास्ट स्टेज पे। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ वंस ईगो और एंटिटी इज कॉल्ड, जब किसी को अपने ओल्ड एज में सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होती है कि मैंने जो करा वो सब अचीव कर लिया जो करना था, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इफ एन ओल्डर पर्सन वांट्स टू एडजस्ट मोर पॉजिटिवली टू एजिंग, ही शुड, क्या करना चाहिए अगर किसी ओल्डर पर्सन को अपनी एजिंग को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है? उसको रिमेन एक्टिव इन सम वे, एक्टिव रहना चाहिए। इन विच थ्योरी ऑफ एजिंग डू टेलोमेरेज बिकम द मेजर मीन्स ऑफ एजिंग सेल्स? तो टेलोमेरेज के बारे में हमने कौन सी थ्योरी में बात की थी कि वो छोटे हो जाते हैं? तो वो हमने बात की थी सेलुलर क्लॉक थ्योरी में। इन द डैश स्टेज ऑफ रिएक्शन टू डेथ एंड डाइंग, अ पर्सन में प्रॉमिस टू डू एवरीथिंग द डॉक्टर सेज, द डॉक्टर विल से दैट द पर्सन कैन लिव अ लिटिल लॉन्गर। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें वो डॉक्टर के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर डॉक्टर उनको ज़्यादा देर तक जिंदा रख ले? तो ये होती है बार्गेनिंग, जहाँ पे वो डील कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। चैप्टर एकदम फिनिश हो चुका है। ये आपके चैप्टर की लास्ट में जो समरी होती है, जो मैं आपको हर बार दिखा देती हूँ, तो आप ये पढ़ लेना एक बार। ही समरी सारे क्वेश्चन फॉर्म में समरी दी हुई है पूरे चैप्टर की। अडल्टहुड है इसमें। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये एमसीक्यूज भी सारे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका 9 चैप्टर शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।